नमस्कार, स्वागत है आपका जीडी स्पेशल ट्री की क्लास में। तो आज की क्लास में अपन संधि देखने वाले हैं और संधि की क्लास आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। और इस क्लास में अपन टोटल ट्रिक्स देखेंगे कि किस प्रकार से अपन शब्दों को सही कर सकते हैं और किस प्रकार से संधि की पहचान की जा सकती है। तो संधि भी देखेंगे और संधि के साथ उसका विच्छेद भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अपन संधि देखने वाले थे और ये क्लास है वो स्पेशली आपको मैं बता देती हूँ, ये 6 दिन की कंटिन्यू क्लास रहेगी अपनी प्रत्येक टॉपिक के अनुसार। और टॉपिक वाइज जैसे सिलेबस में समझने वाले टॉपिक है, अपन जानते हैं कि सिलेबस में जो टॉपिक समझने वाले हैं उनमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और संज्ञा से विशेषण बनाना, वाच्य और क्रिया, ये इतने ही टॉपिक हैं जो समझने वाले हैं। बाकी सब के सब है वो शब्द है, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली। तो ये सभी शब्द है। तो ये तो अभी फिलहाल तो एकदम से नहीं हो सकते। अपनी जो पीछे की चैनल की क्लासेस आई हैं उनमें लगभग में सभी में अपनों ने पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द क्लियर किए हैं। तो आप उन क्लासेस में से वो शब्द नोट कर सकते हैं। अपन आज से लेकर 6 दिन तक कंटिन्यू ट्रिक्स के हिसाब से देखेंगे कि अपन संधि, समास, ये जो भी समझने वाले टॉपिक हैं उनको कैसे सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संधि से। संधि में सबसे ज्यादा समस्या आती है, इसीलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक यही लिया है। और आपको मैं बता देती हूँ कि संधि एक ऐसा टॉपिक है जो व्याकरण में सबसे अधिक रुचिकर है और सबसे अच्छा समझने वाला टॉपिक है। बात करते हैं संधि की, तो ट्रिकी क्लास है तो अपने को परिभाषा वगैरह की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा चलते हैं अपन भेदों पर। और आपको मैं बता देती हूँ कि अपनी चैनल की मेगा क्लास भी आ चुकी है संधि की, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर देखना चाहें तो 2 घंटे की क्लास है, उसमें लगभग पूरी संधि शॉर्ट रूप में समझाई गई है। फिर भी अपन देख लेते हैं। देखिए, संधि के भेदों की बात करें तो संधि के कुल 3 भेद स्वीकार किए गए हैं, जिनमें स्वर संधि, स्वर संधि, इसके साथ साथ व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और इसके साथ साथ विसर्ग संधि। ये 3 संधि के भेद स्वीकार किए गए हैं, माने जाते हैं। अब इनमें यदि अपन बात करें तो स्वर संधि के भी 5 उपभेद माने जाते हैं, 5 उपभेद माने जाते हैं। और एग्जाम की दृष्टि से सामान्यतः जैसे जीडी की एग्जाम हो गई, एसआई की एग्जाम हो गई, इनमें स्वर संधि ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वर संधि से अधिकतर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो ये जो 5 भेद हैं इनकी सबसे पहले अपन बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ व्यंजन संधि नियमों पर चलती है, इसका कोई भेद नहीं होता। और जो विसर्ग संधि है उसमें भी 3 भेद होते हैं, सत्व, रुत्व और उत्व विसर्ग संधि, ये 3 भेद होते हैं। अपन थोड़ा थोड़ा इनको समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो स्वर संधि कहते किसे हैं, तो स्वर जोड़ स्वर जहां भी हो वहां पे स्वर संधि होगी। और आपको मैं बता देती हूँ कि आपको पहचान करनी हो कि भाई इसमें स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, तो छोटी सी ट्रिक है, प्लस से पहले भी एक शब्द आएगा, प्लस के बाद भी एक शब्द आएगा। ठीक है। अब यहां वाला जो वर्ण है वो निकाल लेना और यहां वाला वर्ण वो निकाल लेना। क्यों? क्योंकि प्लस से ठीक पहले वाले और ठीक बाद वाले वर्णों में ही संधि होती है, हमेशा इन्हीं दोनों वर्णों में संधि होती है। तो आप ऐसे करें कि यहां से दोनों वर्णों को निकाल लें। यहां से दोनों वर्णों को जैसे ही आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर कौन सा वर्ण है, यहां पर कौन सा वर्ण है। यदि दोनों के दोनों स्वर हो, दोनों के दोनों स्वर हो, तो आप सीधे के सीधे स्वर संधि कर देंगे। ठीक है। दोनों में से कहीं भी एक व्यंजन आ रहा हो, कहीं भी एक व्यंजन आ रहा हो, तो वहां पर सीधे के सीधे आप व्यंजन संधि करेंगे।
ये तो होगी पहली ट्रिक समझने की कि अपने को मोटे तौर पर पहचान कैसे करनी है। तो दोनों तरफ यदि स्वर है तो हमेशा स्वर संधि। स्वर संधि की यही मूल विशेषता है कि दोनों तरफ ही स्वर आने चाहिए। एक तरफ भी कहीं कोई भी अलग हो गया, चाहे व्यंजन हो जाए चाहे विसर्ग हो जाए, कुछ भी अलग हो गया एक तरफ भी, वहां पर स्वर संधि तो बिल्कुल नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं व्यंजन संधि की। तो एक तरफ भी कहीं पर व्यंजन आ जाए, दोनों तरफ आ जाए या एक तरफ आ जाए, कहीं भी व्यंजन आ जाए वहां पर व्यंजन संधि ही होगी। और अगर अपन बात करें विसर्ग संधि की तो एक तरफ भी, और सामान्यतः विसर्ग प्लस से पहले आता है। अब विसर्ग के बाद कहीं भी स्वर आ जाए चाहे व्यंजन आ जाए, विसर्ग संधि ही मानी जाएगी। ये तो मोटे तौर पर समझने वाली बात होगी। और मैं आपको बता देती हूँ कि जीडी का जो लेवल है उसमें अक्सर भेदों से संबंधित प्रश्न न पूछे जाकर, भेदों का मतलब है कि उपभेदों से प्रश्न न पूछे जाकर सीधे के सीधे भेदों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और 4 विकल्प आपके सामने होंगे, उनमें से आपको पता करना होगा कि कौन सी संधि है, स्वर है या व्यंजन है या विसर्ग है। मोटे तौर पर इसी प्रकार के प्रश्न जीडी में पूछे जाते हैं। तो स्वर व्यंजन विसर्ग कैसे पता करना है? स्वर दोनों तरफ यदि स्वर है तो ही मानी जाएगी। व्यंजन कम से कम एक तरफ व्यंजन आना चाहिए, आ सकता है दोनों तरफ। उसके बाद विसर्ग एक तरफ विसर्ग आनी चाहिए, विसर्ग कभी दोनों तरफ आता ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। ये तो अपनी मोटे तौर पर भेदों की पहचान होगी। अब अपन बात करते हैं उपभेदों की। तो चलिए उपभेदों की बात कर लेते हैं। अपन बात करते हैं स्वर संधि के उपभेदों की। स्वर संधि के उपभेदों की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो मैं लिखना चाहूंगी, चूंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर कितने होते हैं अपने को ये पता होना चाहिए और ये हर पल अपने मस्तिष्क में होना चाहिए, ठीक है। स्वर संख्या में कितने होते हैं भाई? स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं, ठीक। सबसे पहली बात तो संधि समझने से पहले आपको याद रखना है कि कुछ समान स्वर होते हैं और कुछ असमान स्वर होते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। समान स्वर और असमान स्वर कौन कौन से होते हैं पूरे संधि में, अपने को ये चीज ध्यान में रखनी है। तो समान स्वर आ, ये दोनों आपस में समान है क्योंकि ए से ही आ बनता है, ए का ही बड़ा आ होता है। उसके बाद ई, ये भी आपस में समान स्वर है क्योंकि ई का ही ई बनता है। उ, ये भी आपस में समान स्वर है। तो आ, ई, उ, ये आपस में समान स्वर है। बाकी सभी के सभी असमान स्वर हैं। री को ले लीजिए, ए को ले लीजिए, आई को ले लीजिए, ओ को ले लीजिए, औ को ले लीजिए, ये सारे के सारे असमान स्वर हैं। ये शब्द आपके हमेशा दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, समान स्वर और असमान स्वर, ठीक है। बात करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे समान स्वरों की, ठीक है। अब ये जो समान स्वर है ये कौन से ग्रुप में है? अपन इसके 3 ग्रुप बना लेते हैं, ए, आ, उसके बाद ई, उ और री, और उसके बाद ये अंतिम हो गया। 3 ग्रुप बनाते हैं और तीनों को अपन अलग अलग लिख देते हैं। स्वर कितने होते हैं? संख्या में 11, 6 समान स्वर माने गए हैं, बाकी सब असमान स्वर है, ठीक है।
अब अपन बात करते हैं समान स्वर कितने होते हैं। तो ए आ, इनका अपनों ने एक ग्रुप बना लिया। मान लिया कि ये आपका घर है, इसमें ए आ आप हो और आपके घर कोई उत्सव है जिसके लिए मेहमान आने वाले हैं। दूसरा ग्रुप, आपके जस्ट पड़ोस वाले घर में कौन कौन है। आपके पड़ोस में जो घर है उसमें ई उ और री, ये 5 लोग हैं। एक पड़ोस में घर और है जिसमें कितने लोग हैं, जिसमें ए आई ओ और औ, ये 4 लोग उस घर में हैं। बस ये चीजें समझ लो। संधि आपकी क्लियर। कौन सी? स्वर संधि। देखिए कैसे क्लियर है। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे समान स्वरों की। समान स्वरों में अपनों ने कौन कौन से देखे? ए या आ, ए या आ, ठीक है। ई या ई या ई, ठीक है। उ या उ या उ। देखिए ये समान स्वर है। अब यहां पर ये आता है कि भाई समान स्वरों का मेल तो अपनों ने करवा दिया कि ए आ के साथ ए आ मिल जाए, ए या आ, ई या ई के साथ ई या ई मिल जाए, उ या उ के साथ उ या उ मिल जाए। ये अपनों ने मेल तो करवा दिया, परंतु आगे इनके मेल से बनेगा कौन? तो जाहिर सी बात है कि जब छोटा और बड़ा एक साथ आ रहा है आपके घर में, आप छोटे बड़े सब एक साथ बैठे हो, तो बोलने का अधिकार किसको होता है? बोलने का, पहले सम्मान करने का, आने वाले मेहमानों का सम्मान करने का अधिकार बड़े का होता है। बड़ा ही बात करता है, बाद में छोटों का नंबर आता है। तो जाहिर सी बात है कि बनेगा तो बड़ा। अब इनमें बड़ा कौन है? आ है। इनमें बड़ा कौन है? बड़ा ई। इनमें बड़ा कौन है? बड़ा उ। ये लीजिए, ठीक है। चूंकि बड़ा हिंदी में अपन दीर्घ को कहते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि का पहला भेद जिसमें मात्र ये 3 नियम चलते हैं। ये लीजिए, याद हो जाएगा। क्यों नहीं याद होगा? इस प्रकार से देखेंगे तो बिल्कुल याद रहेगा। ए या आ के साथ ए या आ का मेल करवाएं तो आ बनता है। ई या ई के साथ ई या ई का मेल करवाएंगे तो बड़ा ई बनता है। उ या उ के साथ उ या उ का मेल करवाएंगे तो बड़ा उ। तीनों बड़े बन रहे हैं और बड़ा अपन दीर्घ को कहते हैं, छोटा अपन ह्रस्व को कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बड़े बनने के कारण दीर्घ स्वर संधि मानी जाएगी और दीर्घ स्वर संधि के मात्र ये 3 ही सूत्र हैं। कैसे? देखिए, एक शब्द अपने पास है, विद्या जोड़ अर्थी, ये शब्द है, ठीक है। यहां पर अपन अलग करते हैं। देखिए, विद्या में से आ अलग कर लिया, ठीक है। दे में से आ अलग कर लिया। आगे कौन सा स्वर है? आगे ए है। बचा कौन? उसको ज्यों के त्यों छोड़ दो, अपने को कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आ था, आ निकाल लिया। यहाँ पे ए था, ए निकाल लिया। अब कंडीशन कौन सी आ गई? आ जोड़ ए की आ गई। तो आ जोड़ ए भी हमारी शर्त में है। तो अपन इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे क्या? आ बनाएंगे और आ इस पर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यंजन के बाद कभी भी स्वर आ जाए, आधे व्यंजन के बाद कभी भी स्वर आ जाए तो वहां पर स्वर व्यंजन में जुड़ जाता है। तो वी जो का त्यों, दे जोड़ आ द्या हो गया और रथी जो का त्यों आ गया। ये दोनों मिलकर एक में बदल गए थे, ठीक है। ये संधि का नियम चलता है। कौन से का? दीर्घ स्वर संधि का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे। देखिए, एक शब्द अपने सामने है, रजनी जोड़ ईश, ये शब्द है अपने सामने। अब यहां से स्वर निकालिए, यहां से और यहां से स्वर निकालेंगे तो नए से स्वर कौन सा निकला? बड़ा ई निकला। बड़ा ई है तो बड़ा ई निकालेंगे। अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है, एक्स्ट्रा में दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाना। इनको देखो, इनमें जो है उसी का बना दो, ठीक है। किसके अनुसार बनाना है? नियमानुसार बनाना है। अब आगे कौन है? आगे फिर से बड़ा ये है। बचा कौन? श, ठीक।
अब अपने सामने कंडीशन आ गई ये वाली, ठीक है। बड़ा ई जोड़ बड़ा ई, तो बड़ा ई और बड़ा ई भी मिल सकते हैं, और किस में मिल सकते हैं? दीर्घ स्वर संधि में। तो बड़ा ई और बड़ा ई मिलकर बनाएंगे क्या? बड़ा ई ही बनाएंगे। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? बड़ा ई बन गए। अब व्यंजन ये आधा है, इसके बाद ये आ रहा है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। तो र और ज ज्यों का त्यों आ जाएगा। न जोड़ बड़ा ई नी हो गया, और बचा कौन? श। रजनी जोड़ ईश का क्या बना? रजनीश बना। रजनी का स्वामी, रजनी का मतलब रात और ईश का मतलब स्वामी, तो रजनीश हो गया। अब ये शब्द भी किस संधि का उदाहरण माना जाएगा? दीर्घ स्वर संधि का। आगे अपन देखते हैं एक उदाहरण और। देखिए अपने सामने एक उदाहरण है, वधु जोड़ उत्सव। ये है, यहां से स्वर निकालना है, ठीक है। तो निकालिए। अब वह ध में से स्वर निकाला, तो कौन सा निकला? बड़ा ऊ निकला, ठीक है। आगे कौन सा है? आगे ये छोटा हुआ है, तो ये ले लो। बचा कौन? उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, तसव बच गया। अब अपने सामने कंडीशन कौन सी आ गई? ये वाली आ गई, स्वर जोड़ स्वर की। अब स्वर जोड़ स्वर में भी बड़ा ऊ जोड़ छोटा ऊ, बड़ा ऊ जोड़ छोटा ऊ, ये भी हमारे नियम में है। और किस संधि के नियम में है? दीर्घ स्वर संधि के नियम में। तो इसमें भी संधि कौन सी मानी जाएगी? दीर्घ स्वर संधि ही मानी जाएगी। अब नियम ये कहता है कि बड़ा ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ भी मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ ही बनाएंगे। तो यहाँ पर अपन बड़ा ऊ बना देंगे। अब अपन जानते हैं कि ये इस पर जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि व्यंजन के बाद यदि स्वर आ रहा है तो वो उसमें जुड़ जाता है। तो वह ज्यों का त्यों रह जाएगा। ध जोड़ बड़ा ऊ धू हो गया, और तसव बचा ज्यों का त्यों आ जाएगा, वधुत्सव शब्द आ जाएगा। इस प्रकार से, ठीक है। ये अपना था शब्द। अब अपन बात करते हैं ट्रिक की, ठीक है। तीनों के एक एक उदाहरण अपनों ने देख लिए। अब अपन बात करते हैं ट्रिक की, कि भाई पता कैसे चलेगा कि कौन सा शब्द जो है वो दीर्घ स्वर संधि में जाएगा। अपनों ने यहां पर 3 शब्द देखे हैं, विद्यार्थी, उसके बाद रजनीश, उसके बाद वधुत्सव। अब आपको ये समझना है कि भाई शब्द देखते ही हमें अंदाजा कैसे लगे कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। तो आप जहां पे संधि हो रही है वहां पे देखिए। यहाँ पे मूल शब्द विद्या है, तो विद्या के आगे अर्थी की संधि हुई है। यहाँ पे मूल शब्द रजनी है, और रजनी के साथ ईश की संधि हुई है। यहाँ पर मूल शब्द वधु है, और उसके साथ उत्सव की संधि हुई है। तो यहाँ पर जहां जहां संधि हुई है वहां देखिए बड़ी मात्रा आनी चाहिए, और यदि बड़ी मात्रा आएगी तो वहां पर दीर्घ संधि आएगी। हो गई ना ट्रिक। अब देखिए यहाँ पर मात्रा कौन सी आ रही है? आ की मात्रा आ रही है। यहाँ पे बड़े ई की आ रही है, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। यदि आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ जहां भी आपको देखने को मिले वहां पे आंख बंद करके आप कर देना कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। क्लियर? तो ये हुई स्वर संधि का पहला भेद, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में आप याद रखेंगे कि जहां भी संधि होती है वहां पर दीर्घ वर्ण आएगा, चाहे आ आए, चाहे बड़ा ई आए, चाहे बड़ा ऊ आए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे की, ठीक है। ये अपना किसका मेल था? समान स्वरों का आपस में मेल था। समान स्वर थे जिनका आपस में मेल था, तो बने कौन? बड़े वाले बने, ठीक है। अब ये आप हो, आप खुद से मिल चुके, ए या आ से मिल चुका, ई भी खुद से मिल चुका, ऊ भी खुद से मिल चुका ना। यानी
सबसे पहले आप जो घर के लोग थे, समान स्वर का मतलब जो आपस में एक जैसे लोग थे, आप लोगों ने बैठकर मीटिंग की कि भाई अपन उत्सव में करेंगे क्या। ठीक है, क्लियर हो गए। अब उत्सव का दिन आ गया। अब उत्सव का दिन आ गया तो आपके घर पे परिवार आ रहे हैं उत्सव में शामिल होने के लिए। सबसे पहले परिवार आएगा ये, तो जाहिर सी बात है कि आप इन सब से मिलोगे। तो आप कौन हो, ए या आ? आप ए या आ? अब आप इन सब से मिलोगे तो ई या ई से मिलोगे। फिर आप उ या उ से मिलोगे। फिर आप री से मिलोगे। ये लीजिए, देखिए एक बार थोड़ा सा आप वर्ण विचार की तरफ जाइए। वर्ण विचार एक टॉपिक होता है जिसमें अपन सभी वर्णों को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर या दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ को संयुक्त भी बोला जा सकता है। तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। ये चार तो होते हैं मूल स्वर। आप एक बार संधि को भूलिए और इधर देखिए, ए, ई, उ, री, ये होते हैं मूल स्वर। क्यों? क्योंकि ये अपने मूल रूप में होते हैं, ये किसी से बनते नहीं है। अब अपन बात करते हैं तो इससे बन जाता है आ, इससे बन जाता है बड़ा ई, इससे बन जाता है बड़ा उ, और इससे बड़ा री बनता है, जो संस्कृत में चलता है, हिंदी में उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इससे ये बड़ा बन गया, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, तो इनको अपन दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, इनको संयुक्त भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ए जोड़ आ का संयुक्त ही आ बनता है, ई जोड़ ई का संयुक्त बड़ा ई बनता है, उ जोड़ उ का संयुक्त रूप बड़ा उ बनता है। तो इसलिए अपन इनको दीर्घ भी कह सकते हैं, संयुक्त भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भाई अपनों ने कितने ले लिए? 4 और 3, 7 तो ले लिए। अब 7 के साथ साथ 4 और बच गए। अब 4 कैसे बनते हैं? तो वर्ण विचारों का नियम कहता है कि ए के साथ ई जोड़ोगे तो ए बन जाएगा, और ए के साथ उ जोड़ोगे तो ओ बन जाएगा। ये लीजिए, ये वर्ण विचारों का नियम कहता है कि ए के साथ ई का मेल होगा तो ए बन जाएगा, और ए के साथ उ का मेल होगा तो ओ बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ए उ ओ, क्योंकि वो वृत्ताकार मुंह वाला है तो वृत्ताकार में ही जा रहा है। ए ई ए, ये अलग से जा रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, 2 और बच गए। ए और ओ तो हो गए, ए को ई से मिलाया ए बन गया, ए को उ से मिलाया ओ बन गया। अब यदि अपने को और बड़े वाले बनाने हैं तो ए को ए से मिलाएंगे तो आई बन जाएगा, जिसको बनाया था ना, ए जोड़ ई को मिलाकर ए बनाया था, तो ए को इसी के साथ मिलाओगे तो इसी का बड़ा बन जाएगा। उसी प्रकार से ए को इसी के साथ मिलाओगे तो इसी का बड़ा बन जाएगा, यानी औ बन जाएगा। आई और औ इस प्रकार से बनते हैं। ये स्वरों का वर्गीकरण है, और ये भी अपने को संधि पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखना आवश्यक है। देखिए, ये एक ट्रिक है और इसमें भी ट्रिक काम में आएगी, तो आप इस नियम को भी ध्यान में रखें। देखिए, अभी अपनों ने देखा कि ए के साथ ई का मेल होता है तो कौन सा बनता है? ए बनता है। ए के साथ उ का मेल होता है तो कौन सा बनता है? ओ बनता है। और ए के साथ री का, एक बार इसको छोड़ दो। ठीक है, अब देखिए, ये मात्राएं अपन व्यंजन पर लगाते हैं। मान लीजिए कै पर लगाएं, तो कै पर इसकी मात्रा लगाएंगे तो ये लगेगी, और इसकी मात्रा लगाएंगे तो ये मात्रा लगेगी। ठीक है, और यदि अपन आई और औ की मात्रा व्यंजन पर लगाएं तो कै की लगाएंगे तो ऐसे लगेगी, कौ की लगाएंगे तो ऐसे, यानी यहां पर 2-2 मात्राएं लगती है, जबकि यहां पर 1-1 मात्राएं लगती है। ठीक है,
इंसान कोई भी कैसा भी हो, सभी में एक गुण अवश्य होता है। तो जहां भी जिससे भी मिले कुछ सीखने का प्रयास करें। नकारात्मकता रखेंगे तो कहीं से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। आप जिस किसी से भी मिलते हैं उससे इस प्रकार से मिलिए कि वो आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाएगा। एक गुण उसमें जरूर है, वो आपको देकर जा सकता है। तो इसलिए आप जिससे भी मिलें उससे उस गुण को हासिल करने का प्रयास करें। भावुक होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि एक गुण अवश्य होता है, इसका मतलब ऊपर एक मात्रा आ गई तो एक मात्रा वालों में गुण संधि होगी। ठीक है, तो यहां पर गुण स्वर संधि मानी जाती है। जहां पर भी एक मात्रा देखो, चाहे ए की देख लो चाहे ओ की देख लो। जैसे एक शब्द है महाजोड़ ईश, ठीक है, यहां पर चलो एक बार अपन एक मात्रा वाले को समझ रहे हैं तो एक बार विच्छेद को न समझकर संधि को देखते हैं। जैसे शब्द है महेश, ठीक है, महेश शब्द है। जैसे शब्द है महोत्सव। अब देखिए ऊपर एक मात्रा दिख रही है, बिना सोचे समझे आप गुण संधि कर दीजिए, ये ट्रिक है यहाँ पे। तो एक मात्रा जहां भी आएगी वहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। अब अपन इनका विच्छेद देख लेते हैं। महाजोड़ ईश, तो अपनों ने क्या देखा है कि भाई ए या आ के साथ ई या ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अब यहां से और यहां से स्वर निकालिए, तो यहां से स्वर निकाला तो आ निकल गया, आगे से निकाला तो बड़ा ई निकल गया, बचा कौन? श बचा। अब यहाँ पे अपने सामने कंडीशन कौन सी आ गई? आ और बड़ा ई की आ गई। अब आ और बड़ा ई मिलकर क्या बनते हैं? ए बनते हैं। ठीक है, तो ए व्यंजन पर लग जाएंगे, तो मैं है जोड़ ए हे और बचा कौन? श, महेश। इस प्रकार से संधि होती है। उसी प्रकार से अगर अपन दूसरे शब्द को भी देखें तो महाजोड़ उत्सव, महा और उसके साथ साथ उत्सव। अब यहां से आ स्वर निकला, यहां से ऊ स्वर निकला, ऊ स्वर निकला और आ और ऊ मिलकर क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। ओ इस पर लग जाएगा तो मैं है जोड़ ओ हो तय सैव, महोत्सव शब्द बन जाएगा। और दोनों एक मात्रा वाले हैं तो इनमें गुण संधि मानी जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो दो संधि पढ़ी है और संधि के संबंध में जो अपनों ने बेसिक बातें क्लियर की है वो आपको जरूर समझ में आई होगी। याद रखना, जहां भी बड़ा वर्ण हो, आ हो, बड़ा ई हो, बड़ा ऊ हो, तो दीर्घ स्वर संधि। जहां भी ऊपर एक मात्रा दिखे, चाहे ए की चाहे ओ की, वहां पे गुण संधि कर देनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।